नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों। तो अभी रिसेंटली हुआ ये कि हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं हर्षवर्धन श्रृंगला जी, ये म्यांमार विजिट पे गए थे। नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि जब भी कोई हमारे कंट्री से रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के साइड से किसी दूसरे कंट्री में जाता है तो वहाँ पे उसके काउंटर पार्ट जो होते हैं वो उसको रिसीव करने आते हैं। जैसे अगर हमारे कंट्री से प्राइम मिनिस्टर गए तो जिस कंट्री में वो जाएंगे उस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर उनको रिसीव करने आएंगे। कोई डिप्लोमेट हमारी कंट्री से गया तो उस कंट्री का डिप्लोमेट उनको रिसीव करने आएगा। लेकिन यहाँ पे ये देखा गया कि जो हाईएस्ट लीडरशिप है म्यांमार की, मिन हेलिंग नाम है उनका। नाम भी थोड़ा सा टेढ़ा होता है इसलिए याद करने में डिफ़िकल्टी होती है। मिन हेलिंग ही नाम है उनका। वो रिसीव करने आए थे हमारे फॉरेन सेक्रेटरी को। दूसरी चीज़, पिछले साल जो एक इंस्टांस हुआ था गवर्नमेंट में, जिसने गवर्नमेंट की पूरी सत्ता ही पलट के रख दी थी, जिसमें गवर्नमेंट वहाँ की जो फॉर्म हुई थी, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो गवर्नमेंट थी, उसको मिलिट्री ने कू कर दिया था और जितने भी लीडर्स थे उनको जेल में भर दिया था। उसका क्रिटिसिज्म इंडिया द्वारा नहीं किया गया, बहुत ही खुले तौर पर दबे दबे शब्दों में हमारे लीडर्स ने क्रिटिसाइज़ किया, बट खुल के कोई सामने स्टेटमेंट नहीं आया। तो अभी सोशल मीडिया में कुछ दिनों से ये डिबेट छिड़ी हुई है कि क्या इंडिया का जो इंस्टांस रहा है डेमोक्रेसी को प्रमोट करने का और एंटी डेमोक्रेसी मूवमेंट जहाँ चले हैं, जहाँ लोगों के ऊपर सीवियरिटी कॉज की गई है, ह्यूमन राइट वायलेशंस हुए हैं, वहाँ पे जब इंडिया आवाज़ उठाता तो क्या इसके फॉरेन पॉलिसी में ये बदलाव आया है कि अब वो ऐसा नहीं कर रहा। तो इस वीडियो में हम इस बारे में पूरी तरीके से डिस्कशन करेंगे कि इंडिया अगर म्यांमार के केस में नहीं बोलता है कुछ और कुछ हार्श स्टेटमेंट नहीं देता है तो क्यों नहीं देता है, इंडिया म्यांमार का रिलेशन क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। और इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि म्यांमार की थ्रू आउट द हिस्ट्री क्या हुई है उसके इंडिपेंडेंस के बाद। उस वहाँ पे आपने देखा होगा कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना, पाकिस्तान में मिलिट्री का रूल होता है, वहाँ गवर्नमेंट तो इलेक्ट होती है लेकिन राज वहाँ पे मिलिट्री का होता है। तो म्यांमार की हिस्ट्री कुछ लगभग ऐसी ही रही है। इस वीडियो में हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये वीडियो 2 लैंग्वेजेस में होगा, हिंदी में और इंग्लिश में इसकी प्रिंटिंग होगी और उसको एक्सप्लेन करूँगा मैं हिंदी में। तो ये है न्यूज़ आर्टिकल का कटआउट जो लेटेस्ट न्यूज़ है और इसमें लिखा हुआ, जिसके बेसिस पे हम इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे, इसमें लिखा हुआ है अनलाइक द वेस्ट इंडिया कांट आइसोलेट म्यांमार ड्यू टू जियोपॉलिटिकल रीजंस। तो बहुत से रीजंस हैं जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लिए म्यांमार की। देखिए, म्यांमार जो है जियोग्राफिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन पर लाई करता है। एक तरफ तो वो इंडिया का नेबर है, दूसरी तरफ वो कनेक्टिविटी है हमारे लिए थ्रू आउट द ईस्ट पार्ट ऑफ द ग्लोब। मतलब जो ईस्टर्न साइड्स है हमारे ग्लोब के, जैसे जिसमें एशियन कंट्रीज आती हैं, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारी कंट्रीज आती हैं। इनसे कनेक्टिविटी के लिए म्यांमार हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर मैं एक उदाहरण दूं, अगर आपको कोई सामान एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है और वो करना है हमारा वियतनाम से, ट्रेड रिलेशन स्थापित करना है वियतनाम से, तो मान लीजिए हम कोई सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया से, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले सामान, अगर म्यांमार से कनेक्टिविटी नहीं होगी हमारी वियतनाम की, तो हम सबसे पहले सामान ले जाएंगे इंडियन ओशियन में, फिर वहाँ से स्टेट ऑफ सुमात्रा, जावा, उसको पार करते हुए फिर उसके बाद साउथ चाइना सी से होते हुए फिर हम वियतनाम को कनेक्ट करेंगे। लेकिन अगर वही हमारी म्यांमार के थ्रू कनेक्टिविटी होगी वियतनाम से, तो वो बहुत ही टाइम एफिशिएंट होगा, कॉस्ट भी उसका लो होगा। ये सब पॉसिबल है केवल एक ही रीजन की वजह से, और वो है म्यांमार। म्यांमार उन कंट्रीज़ में से एक है जो इन रूट्स के बीच में आती है। तो ईस्ट पार्ट जो है ग्लोब का, उससे कनेक्टिविटी के लिए म्यांमार के साथ अच्छा रिलेशन होना इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगर आप इस मैप में देखें तो म्यांमार जो है डायरेक्टली टच करता है हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है नॉर्थ ईस्टर्न साइड के स्टेट से। अब नॉर्थ ईस्टर्न साइड के जो हमारे स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, उसमें जानते हैं लगातार आप अनस्टेबिलिटी होती है। वहाँ पे अलग अलग टाइप के प्रोटेस्ट चलते रहते हैं, कभी आफ्सपा को लेके, कभी नागा हिल्स एरिया में सेपरेट नागालैंड को कार्व आउट करने के लिए। तो इस तरह के प्रोटेस्ट चलते रहते हैं, काफ़ी अनस्टेबल एरिया है। तो यहाँ पे पीस बना रहे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, इसके लिए हमारा म्यांमार के साथ कोऑपरेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। फिर एक तीसरा रीज़न है जिसमें चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आता है सामने निकल के, जो हमारे लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज है आज के टाइम में। उसको काउंटर करने के लिए भी हमें म्यांमार का साथ चाहिए। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में आप सभी जानते होंगे। उसके थ्रू वो वर्ल्ड के हर एक कोने को कनेक्ट करना चाहता है और एक्सपोर्टिंग हब बनाना चाहता है अपने कंट्री के लिए।
बेसिकली पर्सनल फ़ायदे के लिए। तो उसको काउंटर करने के लिए भी इंडिया का म्यांमार के साथ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, एसेंशियल है। अब ये तो हो गया इंडिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट है म्यांमार, इसके बारे में हमने जाना। अब हम कुछ म्यांमार की हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। देखिए, म्यांमार आज़ाद हुआ था 1948 में, जनवरी 1948 में, इंडिया के इंडिपेंडेंस के कुछ साल बाद ही। उसके बाद म्यांमार में लगातार मिलिट्री रूल रहा है। थ्रू आउट 20th सेंचुरी लगातार म्यांमार मिलिट्री रूल के अंदर ही रहा है। 2008 में बहुत ही इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म हुआ, प्रेशर पड़ा, तो उसके बाद वहाँ की मिलिट्री जो गवर्नमेंट थी उसने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसे क्लॉज भरे जिसके थ्रू मोर और लेस वो मिलिट्री कंट्रोल में ही रहा उसके बाद भी। जैसे कुछ क्लॉजेस के बारे में अगर मैं बताऊँ तो उसमें एक क्लॉज था कि प्रेसिडेंट जो होगा वो हमेशा वही पर्सन इलेक्ट हो सकेगा जिसका बैकग्राउंड मिलिट्री का रहा हो, यानी जिसने मिलिट्री में सर्व किया हो। दूसरा एक प्रोविज़न था उसमें कि 25% जो सीट्स हैं, जो भी वहाँ की पार्लियामेंट होगी उसका जो 25% सीट होगा वो कंट्रोल करेगी मिलिट्री। तीसरा एक क्लॉज भरा था उन्होंने कि डिफेंस और इंटीरियर मिनिस्ट्री मतलब जैसे हमारे देश में होम मिनिस्ट्री होती है, उसी तरह म्यांमार में इंटीरियर मिनिस्ट्री होती है, तो डिफेंस और इंटीरियर मिनिस्ट्री को मिलिट्री ही कंट्रोल करेगी। फिर उसके बाद 2010 में इलेक्शन हुए वहाँ पे इस कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे। तो एक नई पार्टी जो थी उसने मेजॉरिटी वोट हासिल की और उसका नाम था नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। आंग सान सू की के बारे में आपने सुना होगा, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहती हैं, लगातार न्यूज़ में रहती हैं। कई कंट्रीज़ उनका क्रिटिसिज्म भी करते हैं, उनको कई इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिले हुए हैं। तो इनकी पार्टी थी 2010 में उभर के आई और इसने मेजॉरिटी सीट हासिल की, लेकिन वहाँ की मिलिट्री रूल जो थी जो पूरी तरीके से अबोलाइश नहीं हुई थी, ख़त्म नहीं हुई थी, उसने उनको रिकॉग्नाइज करने से, इस पार्टी को रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया और 2015 तक सारे जितने लीडर्स थे इस पार्टी से जो बिलोंग करते थे उनको जेल भेज दिया, पॉलिटिकल प्रिजनर बना लिया। फिर 2015 में क्या होता है, फिर इंटरनेशनल प्रेशर पड़ता है, क्रिटिसिज्म होता है, तो ये इन सारे प्रिजनर्स को रिलीज़ कर देते हैं और 2021 में फिर इलेक्शन करवाते हैं। तो 2000 इलेक्शन में क्या होता है, फिर से नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी जो है 396 वोट, ये करीब 80 और 90% सीट्स हैं म्यांमार असेंबली के, उसको जीता इन्होंने। लेकिन फिर से हिस्ट्री रिपीट करती है अपने आप को और फिर से इनको जेल भेज दिया जाता है। अभी आंग सान सू की जेल में हैं। तो अगर हम सम अप करें म्यांमार की हिस्ट्री को तो हम ये देखेंगे कि मोर और लेस म्यांमार जो है मिलिट्री रूल के अंडर ही रहा है जब से उसको इंडिपेंडेंस मिली है। वहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्म होने की कोशिश करी गई, लेजिटिमेट गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को फॉर्म करने की कोशिश करी गई, लेकिन कभी भी सफलता हासिल नहीं हुई। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिया की पॉलिसी क्या है म्यांमार की तरफ। देखिए, कई कंट्री, बहुत सी अलग अलग रीजन हैं, बहुत जिसमें कंट्रीज़ हैं, जैसे चाइना, एशिया का रीजन हो गया, इसमें चाइना, रसिया। फिर यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनका कुछ अलग ही रिस्पॉन्स है, अमेरिका का अलग ही रिस्पॉन्स है, इंडिया का एक अपना पॉलिसी है टुवर्ड्स म्यांमार। अब जैसे मैं बात करूँ चाइना और रशिया की, चाइना रसिया को कुछ नहीं फ़र्क पड़ता कि म्यांमार में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है या म्यांमार में मिलिट्री रूल होता है। वो मिलिट्री रूल को ज़्यादा फेवर करते हैं। जब वहाँ पे मिलिट्री कू हुआ तो उसके बाद चाइना और रसिया की तरफ से कोई क्रिटिसिज्म नहीं आया म्यांमार को लेके, और उसके बाद ये भी देखा गया कि उनका जो इंटरेक्शन है वहाँ की जो मिलिट्री गवर्नेंस है उससे बहुत ज़्यादा बढ़ गया। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अमेरिकन कंट्रीज़ है, इन्होंने लगातार म्यांमार को क्रिटिसाइज़ किया है और अभी तक क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और लगातार इंटरनेशनल प्रेशर डेवलप कर रहे हैं कि वहाँ पे डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश किया जाए, जो पीपल द्वारा इलेक्टेड गवर्नमेंट है, पीपल रिप्रेजेंटेशन है, उसको सेंटर में लाया जाए, और मिलिट्री को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इंडिया की पॉलिसी इन सभी से डिफरेंट है और डिफरेंट होने का रीज़न, बहुत ही सॉलिड रीज़न ये है कि म्यांमार जो है इंडिया का बहुत ही बड़ा नेबर है और बहुत ही उसकी स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस है इंडिया के लिए। तो इंडिया नॉन इंटरफेरेंस ऑफ इन इंटरनल अफेयर्स की बात करता है, मतलब जो भी वहाँ पे इंटरनल अफेयर हो रहे हैं उसमें हम इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, हम ज़्यादा इंगेजमेंट पे ध्यान देंगे, क्रिटिसिज्म लेस करेंगे। मतलब हम उनके साथ इंगेज होंगे और क्रिटिसाइज़ करेंगे लेकिन वो लेस करेंगे। हमारा मानना है कि जो भी रिफॉर्म्स हो रहे हैं वो इंटरनली हो, एक्सटर्नली ना हो, ये इंडिया की पॉलिसी है। इंडिया जैसे अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करूँ तो वो इंटरनेशनल प्रेशर बना रहे हैं, इसका मतलब यही होता है कि वो चाहते हैं कि एक्सटर्नल प्रेशर्स की वजह से वहाँ पे रिफॉर्म हो। लेकिन इंडिया का ऐसा इंस्टांस नहीं है। इंडिया चाहता है कि जो भी वहाँ पे चेंजेस हैं, चाहे वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, चाहे वो मिलिट्री राज हो, जो भी हो वहाँ पे वो इंटरनली हो, इंटरनल रिफॉर्म है। ऊपर से प्रेशर देके हम वहाँ पे कुछ चीज़ों को ज़्यादा बदल नहीं सकते, ऐसा इंडिया का मानना है। फिर दूसरा सबसे बड़ा रीज़न जो ये मुझे लगता है कि बॉर्डर सिक्योरिटी वाला इशू जो आ जाता है हमारे सामने नॉर्थ ईस्ट को लेके खास करके, और वहाँ पे जो हो रहे डेवलपमेंट हैं उसमें म्यांमार का साथ होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। आपको पता है
अगर हम लैंड रूट से नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करने की बात करते हैं तो एक बहुत ही नैरो कॉरिडोर है जिसको हम ज़्यादा पॉपुलर नाम से जानते हैं चिकन नेक, जो वेस्ट बंगाल में है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसको बोलते हैं। वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि इतना इतना जाम लगता है वहाँ पे, इतनी ट्रैफिक होती है कि वहाँ से नॉर्मली व्हीकल्स को, जो टूरिस्ट व्हीकल्स हैं, उनको पास करना भी मुश्किल हो जाता है कभी कभी वहाँ पे अगर ट्रैफिक लग गई तो। दूसरा चीज़ कि ट्रांसपोर्टेशन अगर हम वहाँ पे करते हैं तो वहाँ का जो टेरन है इतना ख़राब है कि उसकी वजह से ठीक से बड़े अमाउंट में हम ट्रांसपोर्टेशन गुड्स और सर्विसेज का नहीं कर सकते नॉर्थ ईस्ट में। यही रीज़न है कि हमारा नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया का पार्ट है वो बाकी इंडिया की अपेक्षा कम डेवलप्ड है। बहुत से रीजंस हैं, उन सब रीजंस में ये भी एक रीज़न है। तो अगर हम वहाँ पे डेवलपमेंट चाहते हैं, वहाँ पे पीस स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो उसके लिए म्यांमार का साथ होना बहुत ज़रूरी है। पिछले साल आपने सुना होगा और उसके पिछले साल भी, लगातार ये हर साल होता है, इंडिया और म्यांमार की मिलिट्री मिलके एक जॉइंट ऑपरेशन करते हैं, जॉइंट एक्सरसाइज करते हैं नॉर्थ ईस्ट में सिक्योरिटी को स्टेब्लिश करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, जो भी इंसर्जेंट ग्रुप हैं वहाँ पे उनको सप्रेस करने के लिए। फिर एक और बहुत बड़ा रीज़न है इंडिया की ऐसी पॉलिसी होने का टुवर्ड्स म्यांमार। इंडिया का बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है म्यांमार में। अगर हम देखें तो पिछले कई सालों से इंडिया वहाँ पे एक पोर्ट डेवलप कर रहा है, सितवे पोर्ट, जो म्यांमार के रखाइन स्टेट में है। रखाइन एक प्रोविंस है म्यांमार की, वहाँ पे एक सितवे पोर्ट है, उसको इंडिया डेवलप कर रहा है, जो बे ऑफ बंगाल से कनेक्ट करता है म्यांमार को। मैप में आपको दिखाता हूँ, देखिए ये सितवे पोर्ट है, आप इसको देख रहे हैं। फिर उसके बाद वहाँ पे कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट कॉरिडोर भी है। अब ये देखिए कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट कॉरिडोर जो है, ये सितवे पोर्ट को हमारे नॉर्थ ईस्ट का जो स्टेट है मिजोरम, इससे कनेक्ट करता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इंडिया इसको क्यों डेवलप कर रहा है। देखिए जैसे मैंने बताया सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बारे में, वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन इतना डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट टेरेन है, ट्रैफिक की प्रॉब्लम है। तो इसकी वजह से हमारे जो गुड्स एंड सर्विसेज हम इंडिया के मेनलैंड से नॉर्थ ईस्ट में डिलीवर करते हैं वो ठीक से हो नहीं पाते। तो इंडिया के पास क्या अल्टरनेटिव बचते हैं? दूसरा अल्टरनेटिव यही बचता है सी रूट। अब सी रूट में हम किस तरीके से नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट कर सकते हैं? या तो हम बांग्लादेश के होते हुए नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करें, या फिर म्यांमार से होते हुए नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करें। बांग्लादेश से होते हुए भी हमने नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करने की कोशिश करी है। जैसे यहाँ पे चिटागोंग पोर्ट है, एक बांग्लादेश में एक चिटागोंग पोर्ट है, तो हमारे जो भी माल जाते हैं कलकत्ता से होते हुए या उड़ीसा से होते हुए चिटागोंग पोर्ट पर उतरते हैं, और फिर यहाँ से रोड ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू त्रिपुरा से होते हुए बाकी नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जाते हैं। कुछ कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट भी हैं हमारे, जैसे अभी आपने मैत्री ब्रिज के बारे में सुना होगा, जिसको हम फेनी ब्रिज भी बोलते हैं। फेनी रिवर भी बना हुआ है, जो सबरूम, जो त्रिपुरा का डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से उसको कनेक्ट करता है रामपुर ऑफ बंगाल को, मतलब बांग्लादेश को। इन सब चीज़ों के लिए हम कम्प्लीटली वेस्ट बंगाल पे डिपेंडेंट तो रह नहीं सकते। तो एक हमारे पास दूसरा अल्टरनेटिव बचता है, जो है म्यांमार। और म्यांमार पे इसी वजह से हम ये सितवे पोर्ट डेवलप कर रहे हैं। यहाँ सितवे पोर्ट पे जब भी हमारे गुड्स जाएंगे, यहाँ वेस्ट बंगाल से होते हुए, करीब ये 540 किलोमीटर का सी रूट है, यहाँ से होते हुए जाएंगे, तो फिर ये मल्टी मॉडल ट्रांजिट कॉरिडोर है, जिसको हम कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट कॉरिडोर बोलते हैं। यहाँ से होते हुए मिजोरम को कनेक्ट करेंगे, और हम अपने जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं डायरेक्टली सी रूट के थ्रू म्यांमार को होते हुए नॉर्थ ईस्ट को पहुंचा सकते हैं। फिर उसके बाद एक रीज़न है इंटरनेशनल लेवल पे मैं बात करूं, इंडिया के लिए जो सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है आज के समय में, चाइना। जी मैं चाइना बोल रहा हूँ, पाकिस्तान नहीं बोल रहा। आज के टाइम में अगर देखा जाए तो चाइना इंडिया के लिए सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है इंटरनेशनल लेवल पे। तो उसका जो एक इनिशिएटिव है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसके बारे में मैंने पहले भी बात करी थी, तो उसको काउंटर करने के लिए भी इंडिया का म्यांमार के साथ एक सॉफ्ट अप्रोच होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपको पता है कि चाइना ने म्यांमार को कनेक्ट करने की बात भी करी है, और लगातार वो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। खास करके पिछले साल से बहुत तेज़ी से वहाँ पे रोड्स वगैरह डेवलप हो रहे हैं, हाईवे वगैरह डेवलप हो रहे हैं, जो चाइना को डायरेक्टली म्यांमार के मेनलैंड से कनेक्ट करते हैं। तो इसको काउंटर करने के लिए भी इंडिया ने कुछ दिनों पहले मीटिंग करी थी कई देशों से, नेबरिंग कंट्री से। उसमें ये जो आउटकम निकल के आया था, उसमें ये बात हुई थी कि हम इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड मिलके एक ट्राइलेटरल हाईवे बनाएंगे, जिससे हम गुड का इंपोर्ट एक्सपोर्ट आसानी से कर सकेंगे। जैसे ये देखिए म्यांमार, मैप में आपको मैं दिखाऊं तो ये इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड को ये जो हाईवे है ये कनेक्ट करेगा। तो जो भी सामान हम, जैसे मान लीजिए अगर हमें थाईलैंड से कुछ मंगाना है, तो इसको हम म्यांमार से होते हुए डायरेक्टली अपने नॉर्थ ईस्ट एरिया में मंगा सकते हैं, और ये हमारे नॉर्थ ईस्ट के लिए बेनिफिशियल तो होगा ही। ये चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक प्रोजेक्ट है, जो बर्मा को कनेक्ट करता है हमारे बे ऑफ बंगाल से। तो इसको काउंटर करने के लिए इंडिया ने इस इनिशिएटिव को परस्यू किया था। इस पर अभी काम चल रहा है, ज़्यादा डेवलपमेंट हुई नहीं है। आने वाले सालों में अगर इंडियन गवर्नमेंट का पॉलिटिकल विल रहा तो इसको भी कंप्लीट किया जाएगा। तो ये था
था वीडियो अबाउट इंडियन म्यांमार रिलेशन। म्यांमार के कुछ हिस्ट्री के बारे में भी देखा और म्यांमार का क्या स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए, इसके बारे में भी देखा। आप देख रहे थे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मेरा नाम है नितेश सिंह। आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू।